हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल UTY हिंदी में। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसे हम आज YouTube पर अपलोड करने जा रहे हैं। और दूसरा, इससे पहले मैंने नेट जेआरएफ के सिलेबस की वीडियो बनाई है, वो प्लीज आप जाके चेकआउट कर लीजिए जिसने जिसने सिलेबस नहीं देखा है। और दूसरी बात, जब भी सिलेबस आपके हाथ में हो तभी आप पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि आपका सिलेबस हाथ में होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। हम अपना हिंदी नाटक यूनिट 8 नेट जेआरएफ की। तो आज हम पढ़ेंगे नाटक। नाटक की यूनिट को हम इस तरीके से खत्म करना है कि इसमें हमारे जो मेन पॉइंट हो एग्जाम की दृष्टि से वो हम पूरे कंप्लीट कर सके। जैसे कि नाटक को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस नाटक को किसने लिखा है। नाटक नाटक के रचनाकार कौन है। और दूसरा, नाटक किस सन में लिखा गया है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये कि नाटक नाटक जब भी होता है, नाटक लिखा ही जाता है प्रदर्शन के लिए, मतलब रंगमंच के लिए, ऐसा कहते हैं। और नाटक की तभी सार्थकता मालूम होती है कि कितना वह रंगमंच पर खेला गया है, तभी वह सार्थक माना जाता है। तो हमें ये भी देखना होगा नाटक में कि नाटक का रंगमंच कब हुआ था। ये तीन चीजें आपकी मस्ट है। मैं आपको इस नाटक के बारे में कुछ बता देती हूँ कि इस नाटक की कथा किस तरीके से चलती है। जैसे एक राज्य है, चौपट राज के नाम से इसका नाम है, जो बाजार में रहने वाला एक व्यक्ति बता देता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे तीन है, एक दो शिष्य हैं और एक गुरु है। तो ये सब भिक्षा मांगने के लिए घूमते घामते एक राज्य में पहुंचते हैं जहाँ ये भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो वहां तीनों लोग मतलब तितर बितर हो जाते हैं। तो एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि दिशा कौन कौन सी पकड़ी थी। तो जो पश्चिम दिशा में जाता है वह गोवर्धन दास है, और जो पूर्व दिशा में जाता है वह नारायण दास है। इन दोनों की दिशा आपको याद करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा, जो मैंने तो ऐसे याद किया था, जो पूर्व दिशा से उगता है, मतलब सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा से उगता है, तो वो समझदार होता है। तो नारायण दास समझदार है। और जो पश्चिम में जाता है, ढल जाता है सूरज, मतलब ढल जाना मतलब अज्ञानता का प्रतीक हो जाता है, तो वो गोवर्धन दास है। मैंने ऐसे याद किया था, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये होता है। और गोवर्धन दास जो होता है वो बाजार की राह पकड़ता है। अब बाजार में जाके देखता है कि टके शहर से मतलब सब कुछ एक ही जैसी चीजें मिल रही है एक ही दाम में। जैसे कि टके शहर पे आप सोना भी खरीद सकते हैं और टके शहर पर आप लोहा भी खरीद सकते हैं। सभी सभी का भाव क्या था, एक था, टके के शहर। तो टके शहर मतलब होता है कि वहां उस समय का वो सिक्का, एक तरीके का सिक्का, या जिससे आदान प्रदान किया जाता था। जैसे हम आजकल पैसे से आदान प्रदान करते हैं चीजों को, वैसे ही टके के शेर से आदान प्रदान करते थे। और टका जो होता था सबसे निम्न चीज होती थी। जैसे अपने यहाँ पर पैसा बहुत निम्न चीज है, एक पैसे ही, और रुपया आने वाले टाइम में बहुत निम्न चीज हो जाएगा। तो ऐसे ही होता था। और फिर जब वो सब इकट्ठे होते हैं जंगल में, तब पता चलता है कि जो नारायण दास है और गोविंद महंत जी हैं, वो तो समझ चुके थे कि इस राज्य में तो कभी नहीं रहना चाहिए, और ये तो खतरनाक है ये राज्य, मतलब अच्छे लोगों का तो विनाश कर देता है। पर गोविंद दास को तो बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि उसे बिना मेहनत के सब चीजें मिल रही थी, वो भी सेम भाव में। तो उसका तो बिल्कुल ही मन हो गया था कि वो इसी 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 में रहना चाहता है। तो महंत इस बात पे समझाते हैं कि ऐसा करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसे ऐसे राज्य में कभी वास नहीं करना चाहिए, ऐसे समझाते हैं। तो वो मानता नहीं है। पर फिर भी महंत जानते थे कि एक दिन इसकी जान को जरूर कोई ना कोई खतरा आएगा। तो वो ये कह के चले जाते हैं कि जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे याद कर लेना। तो इसमें आपको एक अदृश्य अदृश्य शक्ति का जैसे चमत्कारपन या कुछ ऐसी चीज देखने को जरूर मिलेगी। अब वो किसी भी तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया हो भारतेंदु जी ने, पर ये चमत्कारिकपन दिखाई देता है इस नाटक में। तो ऐसे ही होता है। फिर एक दूसरी तरफ एक राजसभा का दृश्य आता है, जिसमें एक राजा है और उसके आसपास उसके मंत्रीगण बैठे हैं, और राजा अपने भोग विलास में मस्त है। उसके राज्य में एक
फरियादी की मतलब जो फरियादी है उसकी बकरी मर जाती है, और उस बकरी के मरने का इसमें सिलसिला दिखाया गया है कि किस तरीके से वो बकरी मरती है, और किस तरीके से कड़ी पर चढ़ाते हुए वो सजा इसी के दरबार में जो होता है कोतवाल उसको मिलती है। उसके लिए फांसी का फंदा तैयार करा जाता है, और उस फंदे को वो फंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और कोतवाल जो साहब जो है वो बहुत छोटे हैं, मतलब पतले हैं, तो वो फंदा उनके गले में आता नहीं है। और दूसरी बात, जब उनके गले में नहीं आता है तो वो राजा तो है ही वो मूर्ख। अब वो मूर्ख राजा के कहता है, वो कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसके गले में मतलब वो फंदा आ सके, तो पकड़ के लाते हैं। और ऐसा व्यक्ति हमारे शहर, तो सबको पता था इस राज्य के कि ज्यादा मोटाना मतलब दिक्कत का काम हो सकता है। पर जो गोवर्धन दास था वो तो नया नया था, उसने तो अपना शरीर इतना मोटा कर लिया था कि वो फूल गया था, कोई पहचान नहीं भी नहीं सकता। तो चार सिपाही जाते हैं और उसको गोवर्धन दास को पकड़ के लाते हैं। फिर आता अपना शमशान का दृश्य। और शमशान में जब इकट्ठे होते हैं सभी लोग, तब गोवर्धन दास को पता चलता है, याद आता है कि उसके गुरु ने उससे क्या कहा था। तब वो याद करता है, और गुरु प्रकट हो जाते हैं। और जब गुरु प्रकट हो जाते हैं तो गुरु देख के सारा सारा माहौल समझ जाता है कि क्या घटना है। तो वो गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं, और उसी टाइम ये दोनों लड़ने लगते हैं कि फांसी पे कौन चढ़ेगा। तो महंत कहते हैं मैं चढ़ूंगा, गोवर्धन दास कहते हैं मैं चढ़ूंगा। इन दोनों में इसी तरीके की बात उलझतबाजी हो रही होती है। तभी वहां का राजा पूछता है कि क्या दिक्कत है। मतलब राजा नहीं पूछता, वो पूछता है जो मारने जा रहा होता है, कसाई। तो वो बोलता है कि मैं चढ़ता हूँ। तो फिर इसी बात में और भी मंत्री भी आ जाता है, मंत्री भी बोलता है कि मैं चढ़ूंगा मैं चढ़ूंगा। फिर राजा पूछता है कि क्या दिक्कत है। तो फिर मंत्री कहता है कि ये वह समय है जब जब भी इस घड़ी में कोई किसी की मृत्यु होगी तो वो स्वर्ग का वासी हो जाएगा। अब राजा तो कहता है कि सभी हटो, मैं राजा हूँ, मैं चढ़ूंगा। तो वो राजा को फांसी फांसी पे राजा अपने आप को ही फांसी पे लटका लेता है। तो वो राजा इतना मूर्ख था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि ये उसके लिए एक भ्रम जाल फैलाया जा सकता है। उसकी मूर्खता ही उसका मृत्यु का कारण बन गई, और वही कारण गोवर्धन दास भी बन रहा था जो लालच में आ गया था। परंतु गोवर्धन दास एक अच्छे महंत का शिष्य था, इसी वजह से वह बच गया इस बात से। और यह नाटक हमें एक शिक्षा भी देता है। अब इस नाटक को हम शुरू करते हैं। अंधेर नगरी। भारतेंदु द्वारा लिखा गया यह नाटक 1881 का है। अब इससे पहले इन्होंने भारत दुर्दशा लिखा है, जो वो भी इस यूनिट में रखा गया है, नेट जेआरएफ की। तो हम शुरू करते हैं। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1881 ईसी है, और यह नाटक 6 अंकों में विभाजित है। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह नाटक कितने अंकों में विभाजित है, 6 अंकों में विभाजित है। छह अंकों का यह नाटक विभाजित है। इस पॉइंट को आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यह नाटक एक नाटक शैली से ना हटकर एक प्रहसन शैली में है। अब परंतु जो यूजीसी है वो अब बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछने लगा है। तो अब ये प्रहसन ना पूछकर पूछे कि यह प्रहसन है, शुद्ध प्रहसन है, या फिर नाटक है, एकांकी है, तो क्या पूछे। तो आपका आंसर होगा यह है शुद्ध प्रहसन है। शुद्ध प्रहसन शैली में लिखा गया है, जिसमें तात्कालीन समय की सत्ता की विसंगतियों और मुखता पर व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि होगी हमारी, नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ही दिन में लिखा। मतलब इस नाटक की रचना भारतेंदु ने एक ही दिन में कर दी थी। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा नाटक है भारतेंदु का जिसमें इन्होंने एक ही दिन में पूर्ण कर दिया था, तो वह नाटक है हमारा अंधेर नगरी। उस दिन दशमेश मेघ घाट पर इसका मंचन भी हुआ था। मतलब बनारस के नेशनल थिएटर में
दशाश्वमेध घाट पर इसका मंचन हुआ था। ये दशाश्वमेध घाट तो हमेशा दिखता है, पर नेशनल थिएटर बनारस का यह नहीं दिखता है, तो इसे हमें देखना पड़ेगा। नेशनल थिएटर बनारस के दशाश्वमेध घाट पर। कहा जाता है कि भारतेंदु ने इसे एक जमींदार को सुधारने के उद्देश्य से रचा था और इसे प्रहसन के रूप में प्रस्तुत किया था। प्रहसन एक ऐसी विधा है जिसमें नाटक को हास्य तरीके से प्रस्तुत करना होता है कि सामने वाले की मतलब उसकी खामियां भी हमें सामने से पता चल जाए और उसे बुरा भी ना लगे। प्रहसन वह एक विधा है। दूसरा हमारा और दूसरा टॉपिक ये होता है कि हमारा जब भी नाटक को पढ़ते हैं तो उसके पात्र हमें एक अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, जैसे कि इसमें कितने पात्र हैं और प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं और जो गौण पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं कि गौण पात्र कौन से हैं और प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो हमारे प्रमुख पात्र हैं हमारे तीन प्रमुख पात्र हैं। जैसे महंत महंत एक साधु है जिसे गुरु के नाम से भी संबोधित करते हैं नेट में, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस देखे थे तो उसमें गुरु भी दे रखा था। गुरु और महंत एक है, तो यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गोवर्धन दास और नारायण दास यह इनके शिष्य हैं। गोवर्धन दास जो है वो लोभी शिष्य है। लोभी शिष्य ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा शिष्य लोभी है। गोवर्धन दास लोभी शिष्य है। इन दोनों में से कौन सा शिष्य लोभी है। गोवर्धन दास लोभी शिष्य और नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य जो उनकी आज्ञा मानता है, महंत की आज्ञा मानता है। तो सब पता हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें अंक देखने पड़ेंगे। और अंक के नाम क्रम पात्रों का क्रम इन कुछ चीजों पे हमें विशेष ध्यान देने का पड़, जैसे पात्रों का क्रम, अंक का क्रम, अंक का नाम, किस अंक को कब लिखा गया और क्यों क्यों लिखा गया, इस अंक में क्या विशेष था और क्या नहीं था। जैसे पहले अंक में महंत महंत आते हैं, राम भजो जी ऐसा गीत ऐसा ऐसा भजन करते हुए आते हैं। और दूसरे अंक में हमारे बाजार का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें जिसमें कबाब वाला, घासी वाला, घासी राम, नारंगी वाला, हलवाई हलवाई वाला, कुजड़िन, मुगल, पाचक वाला, ये सब हमारे आते हैं। जिसमें कबाब वाला एक कबाब विक्रेता है, घासी राम चना बेचने वाला है, नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला है, हलवाई जो मिठाई बेचने वाला है, कुजड़िन सब्जी बेचने वाली है, और मुगल मेवे और फल बेचने वाला है, और चूने का विक्रेता है पाचक वाला। चूने नहीं पाचक वाला, चूने नहीं, चूरन चूरन, इसे ठीक कर लीजिएगा, चूरन है। मछली वाली मछली बेचने वाली, जात वाला जाति बेचने वाला, टके के शहर में, राजा चौपट राजा, मंत्री, ये हमारे जो राज्यसभा एक वो है हमारा अंक, उसके अंदर के ये सारे दृश्य पात्र हैं। जैसे राजा हो गया, मंत्री, दो नौकर, ये सब दरबार के पात्र हैं। और जो इसमें एक क्रम और पूछा जाता है, फरियाद मतलब जब राजा के पास एक फरियाद आती है तो उस फरियाद के तरीके से राजा कैसे न्याय करता है और उस न्याय के लिए किन किन पात्रों का इस्तेमाल भारतेंदु ने किया है। जैसे सबसे पहले फरियादी दरबार में आता है,
जो राजा से न्याय मांगने आता है, क्योंकि उसकी बकरी कल्लू कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मर जाती है। जैसे फिर आता है कल्लू बनिए को बुलाया जाता है, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मर जाती है। फिर कारीगर को बुलाया जाता है, कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है। चूने वाले को बुलाया जाता है, दीवार के लिए मसाला तैयार करने वाला। भिश्ती को बुलाया जाता है, दीवार बनाने के लिए पानी डालने वाला। इस तरीके से वो सभी को बुला लेता है, जिससे वो ये सोच रहा था कि जिसकी गलती होगी उसको पकड़ा जाएगा। मतलब वो जो उसको नहीं देखता, इसी से दिखाया गया है कि नाटक में किस तरीके से मूर्खता दिखाई गई है राजा की, और अंत में जाके जो राजा है वो मूर्खता से ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। फिर आता है कसाई, भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला। गठरिया, कसाई को भेड़ बेचने वाला। चार सिपाही, चार सिपाही ये वह सिपाही हैं जो गोवर्धन दास को बाजार से पकड़ के लेके आते हैं आखिर में फांसी चढ़ने के लिए, क्योंकि गोवर्धन दास अंत में मोटा जाता है, जिस वजह से वो जो फंदा है कोतवाल को ना आकर वो गोवर्धन दास के गले को फिट बैठता है, इसलिए ये चार सिपाही लेके जाते हैं, और इनका कोई रोल नहीं है इस नाटक में। कोतवाल आता है, माली आता है, बनिया आता है। तो हम एक बार देख लेते हैं इनको क्रम से, जो फरियाद लेके आते हैं। पहला आता है हमारा फरियादी, फिर दूसरा आता है बनिया, कल्लू बनिया, तीसरा आता है कारीगर, चूने वाला, चौथे पे, पांचवे पे आता है हमारा भिश्ती, छठे पे आता है हमारा कसाई, सातवें पे कोतवाल, सातवें पे कोतवाल आता है, और ये बनिया हमारा पहले ही आ चुका है। ये सात हमारे आते हैं जो क्रम से आते हैं लगाने के लिए। इसके बाद हमारा गोवर्धन दास आता है, क्यों गोवर्धन दास को फिर अंत में फांसी लगने वाली होती है। अब नाटक के कुछ हम बिंदु देख लेते हैं जिनसे नाटक की शुरुआत होती है। नाटक की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता और मनमानापन अब भी मौजूद है। नीति और उपदेश द्वारा पाठकों को जागरूक करने का प्रयास नाटक में स्पष्ट है। भारतेंदु ने अन्य भाषाओं से शुद्ध शब्द लेने में कोई परहेज नहीं किया है, जिससे नाटक अधिक प्रभावी और समृद्ध बना है। इस लाइन में यह कहना चाहते हैं कि भारतेंदु ने अन्य भाषा मतलब अरबी, फारसी, इनके शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने भरपूर किया है। इसलिए इन्होंने भरपूर शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए इन्होंने इसमें कोई परहेज नहीं किया। यह नाटक आज भी सबसे अधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। यह नाटक इनका सुप्रसिद्ध नाटक है, जिसे आज भी उतना ही ढंग और सुप्रसिद्ध तरीके से खेला जाता है। खेला जाना मतलब मंचित होना, मंच पे मंचित होना। अब इसके कथासार की तरफ आते हैं, जिसमें इसमें अंक इनके याद कर लेते हैं। जो हमारा पहला अंक है वो है बाह्य प्रांत। बाह्य प्रांत से मतलब महंत, महंत और गोविंदास और नारायण दास, यह एक प्रांत में एंटर कर रहे होते हैं, जिसमें घटना है महंत अपने शिष्यों को भिक्षा मांगने के क्रम में लोभ न करने की शिक्षा देते हैं। विशेष उदाहरण है यह एक गीत है जो महंत अपने गाते हुए आ रहे हैं, जैसे राम भजो राम भजो राम भजो भाई राम भजो। ये महंत जी का गीत है, गीत कह लो या भजन कह लो। फिर दूसरा अंक आता है हमारा बाजार का। बाजार का अंक में हमें मुख्य पात्र दिखाई देंगे, कबाब वाला, नारंगी वाला, घासी राम, चना बेचने वाला, हलवाई कुजड़िन, सब्जी बेचने वाली, मुगल, मेवा बेचने वाला, पाचक वाला, और मछली वाला, साहित्य वाला ब्राह्मण, बनिया। बाजार में सभी पात्र अपना अपना सौदा, अपनी अपनी सौदा बेचते हैं। दूसरा आता है हमारा, इसमें और भी पात्र आते हैं, जैसे कुजड़िन द्वारा हिंदुस्तान की कमी को उजागर करना, हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बेर, ब्राह्मण की जाति बेचने की घटनाएं और विषमता
का प्रदर्शन। जात ले जात, टके शेर जात, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, पाचक वाला द्वारा देश में भ्रष्टता का खुलासा, साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता है, ये कौन बोलता है? पाचक वाला बोलता है। और ब्राह्मण अपनी जाति बेचता है। जैसे जात ले जात, टके से जात, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, ऐसे कुछ ऐसे कुछ पंक्तियां इनके इन पात्रों के द्वारा भारतेंदु ने कहलवाई हैं। जिसे कुजड़िन कहती है हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। तीसरा अंक आता है इसमें जंगल का। जब सभी मतलब जब महंत और गोवर्धनदास नारायण दास एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर ये घटना होती है कि सब अपने अपनी भिक्षाएं दिखा रहे होते हैं, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा लेके आए होते हैं, किसी को नहीं मिलता है। पर गोवर्धन दास जो था वो जंगल में गया था, बाजार में गया था, और वहां जाके उसे पता चला कि टके के शहर पे मतलब सब कुछ मिल रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मिठाई लेके आता है, जिसे वो अपने गुरु को भी बताता है कि इस राज्य में रहना तो हमारे लिए लाभकारी होगा। पर इसी के चलते गुरु कहते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, ये ज्यादा लोभ आ जाता है तो अंत में व्यक्ति का विनाश हो जाता है। कुछ ऐसी मतलब जो भी उपदेशजनक बातें आपको नाटक में दिखाई देंगी, वो महंत ही कर रहे हैं। तो इससे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा समझने का कि किस तरीके का सवाल अगर वो पूछता है कि किस तरीके की घटना उसमें दिखाते हैं, तो महंत हमेशा समझदारी वाली बात करते हैं। हमेशा महंत के मुंह से आप समझदारी वाली बात सुनोगे तो आप आराम से टिक कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये पंक्ति किसकी द्वारा कही गई है। और दूसरा, जब भी गोवर्धन दास करेगा वो मूर्खता वाली बात करेगा। तो और कटाक्ष वाली बात हमारी और कोई नहीं करता, सिर्फ जो बाजार के व्यक्ति हैं वो सारे कटाक्ष और भारत मतलब भारत में किस तरीके की बुराइयां हो रखी हैं या फिर भ्रष्टाचार हो रखा है, उसको उजागर करते हैं हमारे बाजार वाले पात्र। तो उस तरीके से आप इन चीजों को पहचान सकते हैं कि किसने किस तरीके की पंक्ति कही गई है, क्योंकि इनके स्वर हमें जानना जरूरी है। तीसरा अंक आता है हमारा, इसमें आते हैं पात्र गोवर्धन दास और महंत। गोवर्धन दास अपने गुरु से 7 पैसे में खरीदी हुई 3.5 मिठाई का उल्लेख करता है। फिर आते हैं महंत नगर के बारे में आशंका व्यक्त करते हैं और वहां से चलने को कहते हैं। लेकिन लेकिन गोवर्धन दास लेकिन गोवर्धन दास तो हम ये थे विशेष उद्धरण इसमें आता है। सेत सेत सब एक से जहां कपूर का पास। दिखा, इसमें भी यही दिखा रखा है कि महंत जो है अपनी अपनी मतलब समझदारी वाली बात यहाँ पर कर देते हैं। सेत सेत सब एक से मतलब सभी चीजें एक जैसी हैं, और जहां कपूर कपास एक जैसी भाव में मिल रहा हो, तो ऐसे देश में कभी वास नहीं करना चाहिए, यह बताना चाहते हैं। तो इसका चौथा अंक है हमारा राजसभा, जहां पर एक फरियादी आता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फरियादी आता है और वह एक बकरी मर जाने से राजा से न्याय मांगता है। अब राजा जो है अपने ही मस्त है हर चीजों में, वो मतलब ध्यान नहीं देता, और वो कहता है कि हाँ मैं न्याय कर दूंगा। और न्याय करने जब जाता है तो ऐसा न्याय करता है कि किसी बेगुनाह को फंसा देता है, सिर्फ उस किस वजह से कि एक कड़ी 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 मिलती जाती है, मतलब इसकी कड़ी उससे, इसकी कड़ी उससे, इस तरीके से वो है गोवर्धन दास पे जाके फंदा फंस जाता है। अब अंत में देखते हैं कि क्या होता है, वो कैसे बचता है राजा, ओ सॉरी, गोवर्धन दास। तो इसमें पात्र आते हैं। चौथा अंक है हमारा राजसभा। याद करिए, मैंने बताया है आपको कि जो अंकों के नाम है, क्रम है, ये आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए। जैसे इसमें पात्र आते हैं राजा, कल्लू बनिया, फरियादी, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, गढ़रिया, चूने वाला, और ये चूने वाला दो दो बार आ गए हैं।
चूने वाला 2-2 बार है, गठरिया भी 2-2 बार है। इनको नहीं गिनना है। तो हमारे पात्र होंगे राजा, कल्लुबनिया, फरियादी। इसमें क्रम से नहीं दे रखा है, क्रम से हमें ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे क्रम से लगाया, ऊपर वाला आप याद कर लीजिएगा। राजा एक फरियादी की बकरी मरने के मामले की सुनवाई करता है, अंत में अपने कोतवाल को फांसी का दंड देता है। मतलब अंत में वह दंड किसको देने जा रहा होता है? कोतवाल को। आप ये मत बोल देना कि राजा दंड देने जा रहा होता है गोवर्धन दास को, नहीं, वो कोतवाल को दंड देने जा रहा होता है। अंत में कौन कल्पित पाया जाता है? कोतवाल। कोतवाल को सजा मिलने वाली होती है, ना कि गोवर्धन दास को। पर गोवर्धन दास फंसता इसलिए है क्योंकि वह फंदा, जो कोतवाल के लिए फंदा बना था वो बहुत बड़ा बन गया था, और कोतवाल था बहुत दुबला पतला इंसान, और जो गोवर्धन दास था वो मोटा गया था। अब उसके हिसाब से उसकी गर्दन के लिए फंदा परफेक्ट था, इसी वजह से वो फांसी पे चढ़ने वाला होता है। लेकिन वो है गुनहगार नहीं होता है किसी की भी नजर में, गुनहगार उनकी सबकी नजर में होता है कोतवाल, ये बात याद रखिएगा। और फिर हमारा आता है विशेष उद्धरण। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी नहीं ना होगा। जम मतलब यमदेव, जम मतलब यमदेव। वो राजा की बात है, ये राजा कहता है फरियादी से। पांचवा अंक आता है अरण्य, जहां, और इसके पात्र हैं, गोवर्धन दास, 4 सिपाही। ये वही घटना है जिसमें 4 सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ के ले जाते हैं कि तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, क्योंकि वो जो फंदा है वो बड़ा हो गया है। गोवर्धन दास को गोवर्धन दास की गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए पकड़ लिया जाता है। तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीटा जाता है। विशेष उद्धरण इसमें दे रखा है, वैश्य जोरू एक समान, वैश्य जोरू एक समान, अंधा युग अंधाधुन माच्यो सब देसा, मनाहू राजा रहत विदेशा। ये गोवर्धन दास कहता है, जब उसकी गर्दन पे बात आती है तब वह ये बात समझ पाता है उसकी मेहनत क्यों कहते थे कि वैश्य जोरू एक समान। और इसका छठा अंक है शमशान का, जहां जहां मतलब गोवर्धन दास को फांसी लगने जा रही है। तभी महंत महंत कहते हैं नारायण दास, गोवर्धन दास, और इसके पात्र हैं महंत, नारायण दास, गोवर्धन दास और राजा। घटना होती है गोवर्धन दास को फांसी चढ़ते समय महंत और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि से सभी को वैकुंठ जाने की बात कहकर फांसी चढ़ाने के लिए उत्साहित कर देता है। अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ जाता है। विशेष उद्धरण इसमें आता है, जहां जहां न धर्म न बुद्धि न नहीं नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आप हुई नसे जैसे चौपट राज। मतलब ऐसे न, जहां न धर्म है न बुद्धि है न नीति न कोई तरीके से काम होता है, ऐसी ऐसी जगह पर आपको कभी वास नहीं करना चाहिए जहां चौपट राज होता है। मतलब ये कहावत भी हमारी तभी से शायद बनी होगी। और इसके कुल पात्र हैं हमारे 28। ये एक अच्छा मुझे पॉइंट मिल रहा था तो इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा गया अभी तक कि कुल पात्र कितने हैं। और हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में मेरे को पिछली बार पूछने को मिला था, पर इस टॉपिक से नहीं पूछा गया अभी तक कि कुल पात्र कितने हैं। तो होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है नाटक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ, उसमें आप मैसेज कर दिएगा, ये आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, और उसमें मैं सिलेबस भी ऐड कर दूंगी।